पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा अखिलेश जी का। अभी भी नॉन स्टॉप चुनाव प्रक्रिया से सीधे यहां पर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करिए। बहुत धन्यवाद जोरदार आपका। तालियां होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, काफी व्यस्तता रही आपकी और आपने समय निकाला, लेकिन एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली की सरकार नहीं बन सकती और विपक्ष के लिए यूपी में इकलौते बल्लेबाज आप ही दिखाई दे रहे हैं। आप चौके छक्के लगाएंगे तभी मैच जीत पाएंगे, और जब चौके छक्के लगाने की बात होती है तो थोड़ा बहुत दबाव भी आ जाता है अक्सर बल्लेबाज पर। आपको वो दबाव कुछ लग रहा है क्या? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपका। और उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी बनती है। 80 लोकसभाएं हैं, 79 में हम लोग जीत रहे हैं, एक क्यूटो में हम मुकाबले में हैं। और अभी तक जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का प्रचार चल रहा है, जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। जनता में नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और चौके छक्के का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे चुनाव बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा उतना बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लेना, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें चरण पे इनके खिलाफ होगा। लगभग आधे चरण का चुनाव हो चुका है। देश भर में आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग चारों खाने चित हो चुके हैं। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो अब 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे इंटरप्रिटेशन के माध्यम से पता लगा, कई साथियों ने बताया कि 400 पार वो इसलिए लगा रहे थे कि 543 सीटें हैं, 543, और 543 में 400 के बाद गिनती शुरू कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब है 143 सीटें जीत रही है वो केवल। और वो भी मैं समझता हूँ 143 तो नहीं जीत पा रहे होंगे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, देखिएगा आप। लेकिन एक बात बताइए, आपसे ज्यादा सीटें तो राहुल गांधी दे रहे हैं उनको। वो 150 कह रहे हैं। वो तो ये गठबंधन है, तो गठबंधन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं हम लोग। अमित शाह जी ने ये कहा कि अभी तक जितने चरण हुए हैं उनको ऑलरेडी 270 मिल चुकी हैं और 7 चरण होते होते 400 पार होगा। देश के बड़े मंत्री हैं, आज ही आप पार्टी के मुख्यमंत्री जी आए थे, वो बता रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री वही बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है हम लोगों पे गिनती दूसरी है, उनके पास अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए गिनती होगी, लेकिन ये गिनती होनी नहीं है, जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, आपकी तरफ से तो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप क्रिकेट तो वाकई में अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो जो दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, जिनको आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, उनका आपको यूपी में क्या प्रदर्शन दिखता है? शुरुआती दौर में जो इंडिया गठबंधन बना, ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से लगातार जनता के बीच में और अपना संगठन ठीक करने के लिए काम कर रही है। लेकिन गठबंधन बनने के बाद ये जनता का चुनाव हो गया है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का उतना संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन जिस समय इंडिया गठबंधन बन गया है, ये जनता का गठबंधन है, और जनता का गठबंधन और जनता चुनाव लड़ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो इसलिए कौन दल कहाँ मजबूत है, कितना मजबूत है, अब वो विचार करने की बात नहीं है। अब ये सवाल आएगा कि कौन कितनी सीटें जीत के जा चुका है। 79 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, एक में मैंने कहा अभी क्यूटो में लड़ाई में है। अच्छा अखिलेश जी, ये क्यूटो है क्या? क्यूटो क्या है?
ये क्योटो एक सिटी है जहाँ से प्रधान सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो शायद वाराणसी है, बनारस है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग और बनारस के लोग उनका प्रचार क्योटो कह के ही करेंगे। ये बताइए कि आपकी रणनीति की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का ये कहना है कि आपके कई सारे दांव फेल हो गए और उसके बाद अब आप आ गए हैं पीडीए के दांव पर। ये पीडीए हमारा पुराना नारा रहा है। समाजवादियों ने आज से नहीं बहुत पहले नारा दिया था। इधर जब से संविधान को खतरा पैदा हुआ है और समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार को बढ़ाना शुरू किया है, तो पीडीए नारा हमारा केवल नारा नहीं है, बल्कि समाजवादी परिवार बड़ा कैसे हो, एनडीए जो अलायंस में है उनका मुकाबला कैसे किया जाए, तो पीडीए हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। और पीडीए हमारा जनता के बीच का गठबंधन है। ये जो लड़ाई हमारी रही है बहुत पुरानी समाजवादियों की, क्या उन लोगों को हक और सम्मान मिले, आबादी में जो ज़्यादा हैं, आबादी में जिनकी संख्या बहुत बड़े पैमाने पर, वही पीडीए परिवार है। तो ये पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं, तभी ये परिवारवाद बोल रहे हैं। अब केशव मौर्य जी इसी मंच पे थोड़ी देर पहले थे, उनका ये कहना था कि पीडीए का जो फुल फॉर्म है सपा के लिए वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपकी इस पे टिप्पणी? वो इतना ही पढ़े लिखे हैं। अब मान लीजिए इंडिया गठबंधन है, INDIA, वो इंडी बोलते हैं क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं वो। तो उन जो नहीं पढ़े लिखे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो पीडीए का फॉर्मूला है उसमें कुछ चुनावी पंडित बोलते हैं कि इसमें फायदा मायावती जी को ज्यादा होगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये आम चर्चा है कि वो अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं और कई बार जो सीटों का बदलने का सिलसिला शुरू किया बहुजन समाज पार्टी ने, वो केवल इसलिए किया कि बीजेपी को लाभ कैसे पहुंचे। तो ये पीडीए परिवार जो है ये समाजवादियों का पुराना नारा है जिसको हम लोगों ने दोबारा पैकेजिंग की है। समाजवादियों की जो बुनियादी लड़ाई रही है कि हक और सम्मान उनको मिले, आबादी में जो ज़्यादा है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित, दुखी, अगड़े और ऐसे आधी आबादी भी। तो ये पुराना नारा समाजवादियों का है, उसी नारे पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मायावती जी के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, आपने चंद्रशेखर को बाहर किया, उन्होंने पल्लवी पटेल को बाहर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है हमारा उनके साथ। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, ये पता नहीं कहाँ से बात आ रही है। हमारा तो गठबंधन जनता से है और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस बार बहुजन समाज के लोग पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र बचाने के लिए वो आगे निकल पड़े हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसमें हम समाजवादियों का वो साथ दे रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज का। लेकिन अखिलेश जी, ये सवाल इसलिए ज़्यादा मैंने पूछा आपसे क्योंकि इंडिया गठबंधन की कुछ बैठकों में चंद्रशेखर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर ये बात आई सामने, ऐसा कहा जाने लगा कुछ लोगों की तरफ से कि अखिलेश जी को वो पसंद नहीं थे इसलिए बाहर हो गए। हमारी पसंद नापसंद नहीं हो सकती है। कई बार बीजेपी वाले भी सवाल ऐसे ही हमसे पूछवाते हैं। ये मुझे लग रहा है कि जिसका दाना उसका गाना, उस तरह का सवाल लग रहा है मुझे तो। और ये सवाल आपका सवाल नहीं है, ये बीजेपी वाले हमसे पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मायावती जी ने जो कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले, इससे किसको फायदा हुआ? बीजेपी को। वो देख रही हैं, बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए वो हमारे साथ हैं। इस बार बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब नहीं करेंगे, संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी और बीजेपी एकदम साथ हैं? हालांकि जो पिछले कई चुनाव मैंने देखे हैं तो वो चुनाव ऐसे ही दिख रहे हैं कि जहाँ पर दोनों का कहीं ना कहीं साथ रहता है।
लेकिन कुछ सीटों पर शायद आपको भी फायदा हो रहा है, जैसे मेरठ की सीट है। कहाँ पे? मेरठ। मेरठ हमारा संगठन लड़ रहा है, हमारा प्रत्याशी वहाँ लड़ा है। बहुजन समाज पार्टी से इससे क्या लेना देना उससे? वो हमारा प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। जौनपुर की बात करते हैं, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। जब तक धनंजय सिंह जी की पत्नी बीएसपी के टिकट पर मैदान में थी, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी सीट निकाल लेगी, लेकिन अब लग रहा है कि मामला फंस गया है। कोई मामला नहीं फंसा है, गणित एकदम साफ है, अंकगणित एकदम साफ है। ये बस बीजेपी ने जो केमिस्ट्री का तैयार की है, ये कई बार जो पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अब एक दिन अपने आप उसी में गिरते हैं। तो ये बीजेपी जो साजिश और षड्यंत्र का खेल खेल रही है, डरा के, धमका के, किसी को लालच दे करके, किसी को जेल भेज करके, कमाल तो ये है, यही तो बात हम लोग कहते रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। बीजेपी को सूट कर रहा था तो जेल भेज दिया गया, बीजेपी को सूट कर रहा था कि जेल से बाहर आ जाओ, ये बीजेपी को सूट कर रहा है कि ये टिकट बदल दी जाए। तो जो बीजेपी को अच्छा लग रहा है वो सब हो रहा है, और ये प्रदेश और देश और जौनपुर की जनता भी देख रही है। लेकिन जौनपुर समाजवादियों के साथ है, गठबंधन के साथ है। जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि जौनपुर की ऐतिहासिक जीत होगी, न केवल जौनपुर की बल्कि आसपास की जितनी भी लोकसभाएं हैं जहां एक जगह लड़ाई है, उसके अलावा सब इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों को अप्रोच किया गया, धनंजय को भी और राजा भैया को भी, लेकिन वो बीजेपी की तरफ चले गए और ये न्यूट्रल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, कौन साजिश, कौन षड्यंत्र कर रहा है। हम प्रचार करते हैं, फिर प्रचार करते हैं। अच्छा, आपकी राजा षड्यंत्र हमें नहीं पता कि कौन षड्यंत्र कर रहा है। जिन्हें फुर्सत है, जिन पे समय है, जिन पे पैसा है, जिन पे सरकार है, जिन पे ताकत है, वो षड्यंत्र के बहाने जीतना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता देख रही है, कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या राजा भैया से जो तलखी थी वो दूर हो गई है? देखिए, ये बेबुनियाद सवाल है। राजनीति में कौन क्या कर रहा है, मैंने आपसे कहा कि हमें फुर्सत ही नहीं है। हम अपने प्रत्याशियों को देख रहे हैं, हम अपना क्षेत्र देख रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतने खराब मौसम में जो चुनाव बीजेपी ने कराया है, इसलिए भी बीजेपी चुनाव हारेगी, देखिएगा आप। हमारे साथ इसी जगह पर रामगोपाल जी थे। अखिलेश जी, इसी जगह पर रामगोपाल जी थे। उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं पड़ रहा है वो बीजेपी का वोटर है, वोट नहीं डाल रहा है। तो अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, धूप हो, गर्मी हो, भूखे हो, प्यासे हो, पुलिस प्रशासन, सरकार कितना भी रोकने की कोशिश कर रही है, हमारा कार्यकर्ता घूम फिर करके वोट डाल के आ रहा है। ये सबसे खुशी की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि बीजेपी के लोग और बीजेपी सरकार का सहारा लेकर के लगातार कोशिश कर रही है कि वोट ना पड़े, प्रशासन को आगे कर रही है, पुलिस को आगे कर रही है। और देखिएगा, चुनाव बढ़ेगा आगे, ये समाजवादी पार्टी के बूथ पे ज़्यादा पुलिस लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो ये साजिश चल रही है। लेकिन मैं अपना कार्यकर्ता और पार्टी के नेता और संगठन के लोगों को कहूँगा कि कैसे भी जाकर के वोट डाल के आएँ। वोट से ही बीजेपी हारेगी, और इस बार वोट से ही हम लोग इनको हराने जा रहे हैं। आपने अभी बात की कि एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है बीएसपी और बीजेपी में। इसी का एक कंटिन्यूएशन में सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आकाश आनंद ने जैसे ही बोलना शुरू किया बीजेपी पर, मायावती जी ने न सिर्फ उनको चुप कर दिया, उनको बैठा दिया, बल्कि उनका उत्तराधिकारी का तमगा भी छीन लिया। वैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा था, उनको दोबारा भाषण देकर के वही बात दोबारा कहनी चाहिए। मैं उस नौजवान को बधाई देता हूं, कम से कम उसने हिम्मत कर करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ तो अपने विचार अच्छे रखे।
लेकिन मायावती जी कह रही हैं कि वो इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। मैं समझता हूँ वो नौजवान है जो ये समझता है कि नफ़रत की राजनीति ना हो, और जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करती है, तो ये जो बातें रखी हैं एकदम सही रखी है उन्होंने। उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए प्रचार करने के लिए। हमने देखा है आपको कि आप बहुत यूथ सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं हमेशा, तो क्या आपको आकाश आनंद में बीएसपी का भविष्य दिखता है? ये तो बहुजन समाज तय करेगा, उनकी पार्टी के संगठन के लोग तय करेंगे उन्हें जिम्मेदारी कितनी जल्दी मिलने जा रही है। लेकिन अगर आपका अभी जल्दी मिल जाएगी जिम्मेदारी तो वो कुछ काम कर सकेंगे, अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर सकेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि उन्हें जिम्मेदारी दे करके उन्हें फिर मैदान में जाना चाहिए। क्या आपको वो इमेच्योर लगे कहीं से? फील्ड में ही चीज़ें सीखी जाती हैं, और जब फील्ड में रहेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। अच्छा अखिलेश जी, आपने कई सीटों पर उम्मीदवार बदले, ये कंफ्यूजन था या स्ट्रैटेजी? बीजेपी को परेशान करने के लिए। कैसे, जैसे अगर कुछ उदाहरण दे पाए आप? जहाँ जहाँ तय किया बीजेपी की हालत खराब हो गई वहाँ। कोई एक सीट जहां पर चुनाव हो चुका हो, आपने ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताया? आपने देखा नहीं मेरठ के प्रत्याशी जाने के बाद क्या ट्वीट किए थे? मेरठ के प्रत्याशी हारने गए, वो पहले ही स्वीकार कर ली उन्होंने हार, और स्वीकार हार कर करके सोचो क्या लिख करके चले गए थे वो ट्वीट। बाद में सुनाया कि उन्हें डिलीट करना पड़ा। आप कन्नौज पर आते हैं, चुनाव हो चुका है, क्या रिपोर्ट आ रही है वहां से? समाजवादी पार्टी अभी तक के सबसे अच्छे वोटों से कन्नौज जीतने जा रही है। एक आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव जी हर घटना को जाति से जोड़ देते हैं, जाति पर ही चुनाव चाहते हैं, और वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो। मैं बात समझ नहीं पाया, दोबारा पूछो मुझसे आप। अखिलेश जी आप हर घटना को जाति से जोड़ देते हैं, ये बीजेपी ने कहा, चाहे वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या फिर कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो। ये मैं समझता हूँ आपको आधी अधूरी जानकारी है। आप प्लीज बताएं। समाजवादियों ने कभी भी जात के आधार पर कोई बात नहीं रखी, और ना मैंने उस पर टिप्पणी की। चुनाव था हमारा, इसलिए मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन जिस तरीके का वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, आज के समय पे कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक तरफ तो वो हमारे प्यारे मोहन मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें जगह जगह घुमा कर के वोट मांग रहे हैं, और उन्हीं के भाजपा के लोगों ने सोचो क्या कहा था। इस चैनल पे मैं नहीं कह सकता हूँ, बहुत प्रतिष्ठित और नेशनल चैनल है। क्या आप किसी जाति को इस तरह गाली दे सकते हैं? क्या इस तरह से आपका व्यवहार हो सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्नौज का जो मंदिर का मामला है, गौरीशंकर टेम्पल में जब मैं गया, वहाँ के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण थे वो सब मना कर रहे थे कि मत धोइए, इस मंदिर को क्यों धो रहे हैं आप। वहाँ के जो पुजारी हैं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तब भी उन्होंने मेरी पूजा कराई थी। जब भी मैं गया हूँ मंदिर में, उन पुजारी से मैं मिला हूँ, वो ब्राह्मण बहुत प्रतिष्ठित हैं। वो पूरे के पूरे मंदिर के पुजारी मना कर रहे थे कि मत मंदिर को धोइए, लेकिन बीजेपी के लोग मेरे जाने के बाद मंदिर धो रहे थे। और ये बीजेपी की मानसिकता कोई हम लोगों ने पहली बार नहीं देखी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी उन्होंने इसी तरीके से धोया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता धोने जा रही है, इतना धोएगी वोटों से, इतना धोएगी वोटों से। और देखिए कन्नौज में क्या धुलाई हुई है उनकी वोटों से। वो कह रहे पुलिस हमसे मिली हुई है। बताइए, जब हार गए बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस समाजवादियों से मिली हुई है। इन बीजेपी वालों को अगर कोई निष्पक्ष अधिकारी काम करे, अगर निष्पक्ष काम भी करता है कोई अधिकारी, तो कहते हैं विपक्ष से मिला हुआ है। सोचिए, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी लोगों की। इससे घटिया मानसिकता और किसी की नहीं हो सकती। ये तो सुब्रत पाठक ने आरोप लगा दिया कि
पुलिस मिली हुई है, विजिलेंस बिठा दूंगा, देख लूंगा चुनाव के बाद। अब वो जाए, बैठाए जाके, सरकार उनकी है, जो चाहे सो करें जा करके। रिजल्ट आ जाएगा, हार जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनावी पर्यटन पर आए हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? सुब्रत पाठक कह रहे हैं। अब ऐसे, अब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में? क्या आप कन्नौज सीट छोड़ के मैंने चले सुना है कि पान में भी नशा होता है क्या? मैं अभी तक तो ये सुना हूँ साधारण पान खाए जाते हैं, पान साधारण होता है। लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हो, मुझे लगता है कोई बाहर की कोई ऐसी दवा आती होगी जो पान के अंदर मिला के खाते हैं वो। पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे हम लोग कन्नौज में, वो भी सोचिए। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दिया हो कन्नौज को, मेडिकल कॉलेज दिया हो, पैरामेडिकल दिया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हो, देश में पहली बार परफ्यूम के लिए परफ्यूमरी इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स स्टार्ट किया हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी का दिया हो, परफ्यूम म्यूजियम, परफ्यूम पार्क बनाया हो, वो टूरिज्म के लिए आए हैं। और जिस व्यक्ति ने एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई जिस व्यक्ति ने, सोचिए आप। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब कर रहे हो नाम लेकर उसका। आपके चैनल की रेटिंग डाउन हो गई अगर आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो। अब चैनल 9 नहीं, अब आपका चैनल 6 हो गया। टीवी 9 नहीं, टीवी 6। अखिलेश जी, 3 नंबर कम हो गए। क्या नामांकन से पहले आपकी राहुल गांधी जी से कोई बात हुई थी कि वो अमेठी से नहीं अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? कोई चर्चा हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बात कुछ हुई है, वो हम और आप यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है कि अमेठी और रायबरेली में बगैर सपा के सपोर्ट के गांधी परिवार कभी चुनाव नहीं जीत सकता? समाजवादी पार्टी का संगठन है वहाँ, और आज से संगठन नहीं है उन लोकसभाओं में, बहुत पुराना समाजवादी पार्टी का संगठन रहा है। जब विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है तो अक्सर वहाँ ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, दोनों क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं और संगठन समाजवादी पार्टी का है। इस बार आप देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी का संगठन और वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा के भेज रहे हैं दोनों लोकसभाओं में। क्या आपकी निजी राय है कि राहुल जी को अमेठी छोड़ना चाहिए था? देखिए, ये उनका विचार है, वो किस तरीके से कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो अच्छा फैसला लिया है, और फैसला ऐसा है कि रायबरेली से भी जीत होगी और अमेठी से भी जीत होगी। ये रायबरेली में नारा लगाया जा रहा है कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो ये क्या खराब है? कन्नौज में हमारा नारा लग रहा था, ये क्या बात है? ये भूपेश बघेल ने कहा। ये बात तो चलो प्रधानमंत्री की है। अभी आपने चुनाव नहीं देखा 24 का और 22 का, 22 से पहले वाला, हर एक को मुख्यमंत्री बना रहे थे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले 10 लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे थे, सोचिए आप, 10 गिनती के मुख्यमंत्री। और आपके यहाँ जिनकी बात करें तो वो स्टूल वाले मंत्री थे, क्या था। तो सोचिए कितने मुख्यमंत्रियों को बनाया था, उन्होंने सपना दिखाया था। तो ये तो हमारा है, कार्यकर्ता कहता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तय प्रधानमंत्री का चुनाव के बाद होगा, लोकसभा के जो सांसद जीत करके आएंगे, जिस दल के पास बहुमत होगा, जो व्यक्ति बहुमत ले लेगा वही होगा देश का प्रधानमंत्री। रामगोपाल जी यहाँ पर थे, मैंने उनसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा और उन्होंने बोल दिया कि मेरे मन की बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि अखिलेश प्रधानमंत्री बने। तो मैंने आपसे क्या गलत कहा? और आपने भी गलत सवाल नहीं किया। रायबरेली के लोग चाहते हैं राहुल जी, कन्नौज के लोग हमें, और हो सकता है बंगाल में ममता जी को, तो क्या खराब बात है। और फिर बीजेपी में तो अंदर ही अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि 75 साल वाले रिटायर हो जाएंगे, नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके लिए जनता कभी भी वोट नहीं दे सकती। तो आप अरविंद केजरीवाल की इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ भाई, राजनीति के बाजार में जो बातें आ रही हैं सुन लेते हैं, हम भी उसको आगे बढ़ा देते हैं। नहीं तो आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, लग तो रहा ही है,
क्योंकि रूल अगर बना है और रूल बनाया गया है तो मैं सोचता सब फॉलो करेंगे उस रूल को। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है। गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब ये तो रूल और जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ने भी सुना होगा, देखा होगा कि इस तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी ने रूल बनाया कि नहीं बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अपने बनाए हुए रूल को भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने में योगी जी को भी हटा दिया जाएगा। हालांकि दिखाई तो यही दे रहा है, आसपास के कई मुख्यमंत्री हट गए हैं। अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आ जाता? ये कांग्रेस का अपना फैसला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी निजी राय में जानना चाह रहा हूँ। हमारी कोई राय नहीं है, हम तो अपने घर परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं सबको। अमेठी सीट की बड़ी चर्चा है, वहां पर केएल शर्मा उम्मीदवार है और वहां पर भी आपकी मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए, ऐसा है, बीजेपी की हार इसी में हो गई कि जिस प्रजापति को इन्होंने जेल भेजा झूठे मुकदमे लगा के और हमारी पार्टी को बदनाम किया, मैं आज आपके सामने और आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि प्रजापति को झूठा फंसाया गया। और बीजेपी के लोग तो ऐसे किसी को फंसा दें, अभी ऐसो भेज दें, हम और आप बंद हो जाएं जेल में, क्या कर लोगे हम और आप? हाँ, ऐसा काम करते हैं वो लोग। प्रजापति को झूठा फंसाया और प्रजापति का नाम लेकर के आपके हर चैनल पे स्टोरीज होंगी, आर्काइव में सब स्टोरीज हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, आपका नेटवर्क 18 हो, इंडिया टीवी हो, देश के जितने भी चैनल हों, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आज मुंह बंद क्यों हो गया उनका? कि जब प्रजापति के परिवार को बीजेपी ने अपने साथ रख लिया क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। इसलिए एक बेईमान विधायक हमारा, सुनने में आया है, पहले कांग्रेस से भी पैसा लिया, हालांकि आरोप मैं क्यों लगाऊं, लेकिन ऐसा है, षड्यंत्रकारी विधायक जो हमें भी छोड़ के चला गया, उसको क्या लालच दिया होगा सोचिए आप। तो इसी से लगता है कि बीजेपी हारी हुई है। और एक हमारे बगल में पीछे बैठता था विधायक, वो समय समय पे आरएसएस की सूचना देता था मुझे, तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा आदमी है, भरोसे का आदमी है, और सोचो मेरे पीछे बैठे बैठे बीजेपी में चला गया। तो इससे पता लगता होगा कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। आप बताइए, प्रजापति के परिवार को बदनाम किया कि नहीं किया? आप भी जिस चैनल में रहे होंगे, हो सकता है आपने भी स्टोरी की हो प्रजापति के खिलाफ, मैं देखूंगा आर्काइव में, दूंगा, ढूंढूंगा आपके नाम से आप। और एक विधायक हमारा तोड़ लिया, अब क्या लालच दिया होगा मुझे नहीं पता, लालच दे करके तोड़ लिया उसको। तो सोचो कितनी घबराई हुई बीजेपी अमेठी से। तो आप सोचिए, घबराए हुए हैं वो लोग। ये घबराहट है या कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि वो कहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होगी? जिस प्रजापति को गाली दे रहे थे आप, हमें बदनाम कर रहे थे, जेल भेज दिया जिसको झूठे मुकदमे में लगा के, ये कोई स्ट्रैटेजी है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे इंदौर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो नॉमिनेशन से एक दिन पहले बीजेपी में चले जाते हैं, उनका ये कहना है कि दूसरी तरफ वाले लोग घबराए हुए हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। सरकार दे दो, कितने निर्विरोध कराने में करा दूंगा निर्विरोध। ये कोई बात हुई? एक चीज आपसे समझने की बहुत जरूरत है कि अभी जब मोदी जी का नॉमिनेशन हुआ तो हमने देखा पूरा एनडीए अलायंस के जितने भी लोग हैं सब वहां पर पहुंचे। क्या चीज? एनडीए अलायंस के सारे लोग मोदी जी के नॉमिनेशन में पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जी के नॉमिनेशन में इंडिया अलायंस की वो ताकत नहीं दिखाई दी। जब वो वापस लौटे होंगे तो बहुत दुखी मन बैठे होंगे सब, क्योंकि क्यूटो देख करके बड़ा निराश हुए होंगे। आपने देखा नहीं, आंसुओं से नदी उफान पे आ गई है, खतरे की लाइन से ऊपर पानी बह रहा है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। आपका जो अलायंस है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ पहले चरण से ही दिखाई देती
या ये जो दूसरे या तीसरे चरण के बाद दिखाई दे रहा है, अगर ये पहले चरण से होता तो आपको लगता नहीं कुछ फर्क पड़ जाता? ये तो क्योंकि समय होता है और कब समय पे हो जाए चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं गठबंधन में, तो गठबंधन बनाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो गठबंधन बन गया, उसके बाद हम लोग काम शुरू कर दिए। तो अब प्रेस हो रही तो क्या खराब हो रही है? आजकल तो डिजिटल ज़माना है, जो कहोगे तुरंत बात पहुंचेगी हर एक के पास। तो हमें अपनी बात ही तो रखनी है, पहुंचाना ही तो है। हम एक हफ्ते पहले पहुंचाते, आज पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए हमें लगा बीच में कि राशन में गरीबों को बीजेपी के लोग धोखा दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल खाने को दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। आज पता नहीं कितना ख़राब, कोई क्वालिटी नहीं है उसकी, वो दे रहे हैं राशन। तो आज हम लोगों ने तय कर लिया कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करके गरीबों को देंगे। और न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी, बल्कि आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। तो आज लगा कि हमें आटा और डाटा फ्री देना चाहिए, क्योंकि इधर गरीब और जो हमारे गांव में रह रहे हैं वो पैकेट का आटा नहीं खरीद सकते, लेकिन संपन्न लोग हैं वो सब पैकेट का आटा खा रहे हैं। वो स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां बना के भी दे रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि गरीब को भी उसी तरह का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा मिले। और जब दुनिया के बहुत बड़े कंप्यूटर के कारोबारी और जो बिल के वो आए थे, प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, तो यही बात उठी थी वहाँ पर कि डिजिटल डिवाइड ख़त्म होना चाहिए। तो डिजिटल डिवाइड ख़त्म करने के लिए हम लोग डेटा फ्री दे रहे हैं। गरीब को भी कम से कम बराबर का हक हो, टेक्नोलॉजी में वो बराबर से हिस्सेदार बने, क्योंकि डेटा मिलने से बहुत सी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। तो हमें लगा कि अभी हमें बोलना चाहिए, तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। तो क्या जल्दी क्या लेट, अब 40 सीटें बची हुई हैं। 40 सीटों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंडिया गठबंधन का। अखिलेश जी, राजनीतिक पंडित जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं आप चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं उससे डैमेज हो जाता है। चुनाव में तो चलता है, और आप देखो बीजेपी के लोगों की सबकी भाषा जाने कैसी भाषा हो गई है। जैसे हार रहे हैं तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो लोग, उनके भाषा देखिए आप। एक भी नेता उनका पेपर लीक पर नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ा इशू है नौजवानों का पेपर लीक। जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई, सबके पेपर लीक हो गए, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। और ये जानबूझ करके बीजेपी ने कराया जिससे उन्हें नौकरी ना देना पड़े। ये इन्वेस्टमेंट पे नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, देश के सब उद्योगपतियां आए, डिफेंस एक्सपो हुआ यहाँ पर, बड़े बड़े MOU हुए यहाँ पर, G20 के सबसे ज़्यादा आयोजन यूपी में हुए। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आज तक सरकार ये नहीं बता पा रही है कि इस इन्वेस्टमेंट से इतने रोजगार मिले हैं। अगर एक भी उनके मंत्री ने ये बताया हो कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में और इस इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों को रोजगार मिल गया, आज तक नहीं बता रहे हैं। उनके भाषण देख लीजिए, वही पुरानी कहानी और वही घिसे पड़े डायलॉग जो कोई सुनना नहीं चाहता, और वही नफरत की राजनीति। वही उनका अपना कोशिश है कि नेगेटिव नैरेटिव के बारे में बात हो, वही नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। लेकिन आपने पेपर लीक का जिक्र किया, ये तो अशोक गहलोत की सरकार में भी हुआ था। हमें क्या मतलब है राजस्थान से? हमें मतलब ये है कि यहाँ के लोहिया इंस्टीट्यूट में और आपके PGI में और तमाम में राजस्थान के बच्चे सबसे ज़्यादा नौकरी पा गए। ये कैसे हो गया बताइए? आप इसका जवाब हो आपके पास बता दो, या बीजेपी के पास जवाब हो तो बता दें। यहाँ लोहिया इंस्टीट्यूट, तमाम मेडिकल कॉलेज में और सैफई में सब राजस्थान के बच्चे हो गए। हम इसे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक ही कोचिंग के इतने बच्चे कैसे नौकरी पा गए? आप लिस्ट मंगवा लीजिए लोहिया इंस्टीट्यूट की, आप लिस्ट मंगवाइए सैफई मेडिकल कॉलेज की, ये आपको नहीं पता होगा। आपने अभी नेगेटिव कैंपेनिंग की बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, ये मेरा संकल्प है। ये तो बीजेपी वालों को किसी को नहीं बोलना चाहिए बात।
उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बस चुप ही रह सकता हूं मैं बस। ये आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल जाएगा, 400 सीटें आई तो रिजर्वेशन चला जाएगा। ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? ये सच्चाई है कि संविधान बदलने के लिए ही ये 400 सीटें मांग रहे हैं। जब इनकी पोल खुल गई तो अब ये 400 पार से भाग रहे हैं। इनके सांसद प्रत्याशी जो हैं फैजाबाद के, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए होंगी। इसी तरह मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरह का मिलता जुलता रहा। इसी तरह कर्नाटक के उनके प्रत्याशी थे, उनका भी यही कहना था। राजस्थान से भी यही बात आ रही थी। और पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरक्षण मिल ही नहीं रहा। आप मान लीजिए पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्राइवेटाइज कर दिया, जिसमें हजारों पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों को नौकरी मिल जाती। आज बताइए प्राइवेटाइज हो गया, क्या उसमें आरक्षण है? जो बैंकें हैं, जो डुबा दी बैंकें इन्होंने, इलाहाबाद बैंक इकलौती बैंक थी यूपी की, वो भी मर्ज कर दी। पता नहीं कौन सा नाम हो गया उसका। और बहुत सारी संस्थाएं जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उसमें आरक्षण कहाँ है? मान लीजिए इस देश का सबसे बड़ा समूह टाटा है जो नौकरी देता है, क्या उसमें आरक्षण है? तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हर चीज़ बेच दी जाए, और जब बेच दी जाएगी तो फिर आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? उनका ये कहना है कि जिस देश में इतनी जबरदस्त जुडिशरी हो, मीडिया हो, खुद उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि मैं कभी भी संविधान के बारे में बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। वैसे 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन। आप भी खुशियां मनाएंगे उस दिन, मैं जानता हूं इस बात के लिए। अखिलेश जी, 400 सीटें तो पहले भी आई हैं, संविधान में 106 बार संशोधन पहले भी हुए हैं। हमें चिंता है आरक्षण की, नौकरी की, और जो देश में बड़ी आबादी है उसके हक और सम्मान की। बहुत सारे सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें ये लगता है कि अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो पूरे भारतवर्ष का हर तरीके का चीज़ें बदल देंगे। जो हम लोगों ने लड़कर के ली हैं, इतने वर्षों में जो चीज़ें आई हैं, और जो हमारा समाज मिली जुली संस्कृति का है, जो भाईचारे का है, जो हम लोग गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उस सब के लिए संकट पैदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप क्या कल्पना कर सकते हो? आपका मन कैसा होगा? सोचिए आप कि जब आपके जाने के बाद आपका मंदिर धो दिया जाए। आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्या उदाहरण दे रहे हैं आप? कल को अगर हमारे बच्चे पूछें कि आपके जाने के बाद मंदिर धोया गया, उसका जवाब आपके पास क्या है? क्या है जवाब आपके पास? बताइए मुझे। आपके पास कोई जवाब है? अगर आप उठ के जाएं, उसके बाद मैं गंगा जल मंगाऊं और धो दूं ये कुर्सी। बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर जो आपके कार्यकर्ता गए, धूल मिट्टी से भरे उनके पांव थे, इसलिए इन सफाई की गई। भाजपाइयों की बात अगर मानोगे तो आपके नंबर और कम हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे क्योंकि ये बीजेपी ने इसके ऊपर बकायदा ये कहा है कि ऐसा ये कुछ भी बताइए नहीं मुझे था। आप, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास क्यों धोया? इसका जवाब मुझे बता दीजिए आप। गंगा जल से क्यों धुलवाया मुख्यमंत्री आवास? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इन्हें 400 सीटें मिल गई तो पता नहीं क्या कर देंगे लोग। बीजेपी का ये कहना है कि आरक्षण का मुद्दा लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन SC ST के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। देखिए सच्चाई तो ये है, हालांकि वो बात मैं नहीं कह सकता हूँ,
कहूँगा तो कुछ बात और तरीके से इंटरप्रेट हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछड़े, दलित और आदिवासी, इनका आरक्षण और इनको बांधने का काम कि अपने ही ब्लॉक में रहें, इससे बाहर ना निकलें, ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो बड़ा ब्लॉक बना है उसमें धर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मुसलमान भाई ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन्हें ज़्यादा शेयर मिलेगा, क्योंकि वो 40% शेयर में है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? क्या आपको पता है ये बात कि जो रिलीजन है वो 40% शेयर में है, वो 40% शेयर ले सकता है। हम पिछड़े, दलित, आदिवासी और हमारे साथी अपने जिसमें बंधे हुए हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो बताओ कौन ज्यादा आरक्षण दे रहा है? नहीं बात समझ में आई? उनका ये कहना है, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं अखिलेश जी, उनका ये कहना है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं करते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आज आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्या है, किसको कितना मिल रहा है, धर्म किस ब्लॉक में है? अखिलेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि संविधान में धर्म के आधार पर कोई इजाजत नहीं देता है आरक्षण की। नहीं है, मैं जानता हूं, ये बात मैं जानता हूं। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना कर करके किसकी कितनी आबादी उसको उस हिसाब से हक और सम्मान मिले। ये तो लड़ाई बड़ी है और उसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। ये अच्छी बात है, कांग्रेस भी इस लड़ाई में शामिल हो गई है तो बात आगे बढ़ेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो जनरल मेरिट में आते थे लोग, पिछड़े और दलित और आदिवासी, आखिरकार उनको जनरल मेरिट से क्यों रोका गया? तो ये किसने धोखा दिया है? और जो बड़ा ब्लॉक है आरक्षण का, जो नहीं है आरक्षित, उसमें रिलीजन है कि नहीं है? एक सवाल आपसे यह है कि मैं क्या बोलूं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे मेरा सवाल यह है कि अब 4 जून को लेकर आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? 4 जून को आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिवस है और हम लोगों का खुशियों का दिन है। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन खुशियों के दिन तो आएंगे। 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। मैनपुरी और कन्नौज, कहां पर ज्यादा मार्जिन आने वाला है? हिंदू और भारतीय परंपरा के हिसाब से ही दोनों का परिणाम आएगा। मार्जिन किसका ज्यादा होगा? मैंने कहा हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से ही परिणाम आएगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का आप दावा कर रहे हैं, तो पीएम का उम्मीदवार कौन होगा? बहुत सारे चेहरे हैं, कोई भी बन जाएगा। आपकी पसंद? मैं अभी पसंद नहीं बताऊंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पसंद बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आई तो हर साल एक प्रधानमंत्री होगा। तो उसमें क्या खराब है? तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, क्या सरकार उनकी नहीं बनने जा रही है? इसका मतलब उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया है कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।